अस्सलाम वालेकुम। नया दौर मीडिया नेटवर्क का शो है खबर गर्म। और मैं हूं सज्जाद अनवर। और मैं हूं नसीम सिद्दीकी। सजाद साहब, क्योंकि हम वीकेंड पे प्रोग्राम करते हैं तो खबरें काफ़ी जमा हो जाती हैं, लेकिन अभी जो गरम गरम खबर है, ताज़ा ताज़ा, वो तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लेते हुए तौहीन अदालत में फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल को बुला लिया है। शायद कुछ दिनों में गवर्नर कामरान टेसूरी साहब को भी बुला लिया जाए, क्योंकि इन तीन की जो तकारीर थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वही काफ़ी उसके ऊपर तनकीद भी हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अरसे बाद इस किस्म का सो मोटो एक्शन लिया। इसका मतलब है कि कोई बात बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बात फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल, ओन चौधरी पे आ गई है, तो फिर तो मेरे ख्याल से सुलह कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेन पॉलिटिकल स्ट्रीम के अब लोग जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट की चाल समझ चुके हैं, और वो कोई खास उनके जो हरबे हैं उनमें इस्तेमाल उनसे शायद नहीं हो पा रहे। आपको पता है कि कामरान टेसूरी साहब को भी कौन लेके आया था, फैसल वाडा को सेनेट में किसने वोट दिलवाए, ओन चौधरी को फॉर्म 47 पे कौन लेके आया, मुस्तफा कमाल भी फॉर्म 47 की पैदावार ही है। तो इस किस्म के लोग जब आके अब अदलिया को धौंस और धमकियां देंगे, फिर तो मेरे ख्याल से उनको बुलाना बनता था। और कोई भी दे, पीटीआई की तरफ से हो, अली अमीन गंडापुर का कोई बयान हो, जो भी मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश करे या सख्त बयान दे, उसको बिल्कुल रूल ऑफ द लॉ के मुताबिक सजा होनी चाहिए। उसके बाद हमारी हर दिल अजीज वजीर आला पंजाब, आज फिर उन्होंने एलीट फोर्स की जो तकरीब थी उसमें यूनिफॉर्म पहन के आई हैं, एलीट फोर्स की। तो मेरे ख्याल से शायद इनको तो फिल्मों में अदाकारी या ड्रामों में अदाकारी करनी चाहिए थी। बड़ा अच्छा इनका गेटअप होता है। तो जिनको अदाकारी का शौक था, आपने उनको वजीर आला पंजाब बना दिया। बहरहाल जब औरतों की बात आई है तो हमें सबको बड़ी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनके लिए हमारी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ आपने देखा कि कौमी असम्बली के अंदर किस ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ तारिक बशीर चीमा साहब ने जो है पीटीआई की जरताज गुल के ऊपर हमला किया, उनको किस किस्म के अलकाबात से नवाजा। तो ये तारिक बशीर साहब को शर्म आनी चाहिए। पहले इनके बेटे के ऊपर इतना बड़ा सेक्स स्कैंडल है, वो जो भावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी है, उसमें क्या कुछ नहीं हुआ। तो अगर ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते, तो कम से कम दूसरों की बहन बेटियों की तो इज्जत करें ना। तो इस पे मेरे ख्याल साहब को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और इस मुल्क में ये वतीरा बन गया हुआ है कि आप हमेशा ताकतवर को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कोई ताकतवर नहीं होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ की हुकूमत होनी चाहिए, और जो भी उसके जुमरे में आता है उसका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसी वक्त इसी हफ्ते में एक और बड़ा अहम वाकया ये पेश आया कि सुप्रीम कोर्ट में जब नैब केस के सिलसिले में इमरान खान की वीडियो लिंक पे पेशी थी, तो उनकी एक तस्वीर लीक हो गई। और वो तस्वीर तो लीक होनी थी, अगर कोई उनका अपना बंदा ना करता तो किसी और ने कर देनी थी। क्योंकि हमने पहले भी देखा कि हुसैन नवाज की नैब के ऑफिस से तस्वीर लीक होती है, इस मुल्क में वीडियो लीक होती है और ऑडियो लीक्स होती हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं जिसपे इतनी परेशानी होगी। और उन्होंने कमेटी बना दी, तहकीकात शुरू कर दी। अव्वल तो उनको असूल के मुताबिक जिस तरह गुफ्तगू सारी ठट्टे लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की गुफ्तगू डायरेक्ट टेलीकास्ट हो रही होती है टीवी पे, पीटीवी पे, तो इस केस को दिखाने में क्या रिश्ता है? किस बात का खौफ है? डरते किस बात से हैं कि इमरान खान को देख लिया किसी ने तो क्या हो जाएगा? यही तो डर, खौफ, इस तरह के मामले हैं कि आपने मुल्क को इस नहज के ऊपर पहुंचा दिया। खुदा के वास्ते इस मुल्क पे मेरे ख्याल से रहम होना चाहिए, और इस तरह के मामला जो है वो अब खत्म हो जाने चाहिए। काफी मैंने टॉपिक डिस्कस कर लिए दो तीन, तो इस पे सजाद साहब आपका टेक। देखिए, पहली बात, पहला जो मामला है ना वो तौहीन अदालत का है नसीम साहब। तौहीन अदालत का मामला शुरू हुआ जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खास तौर पे जस्टिस बाबर सत्तार साहब के कमरे में कुछ टेप्स, वो कैमरे मिले उनके बेडरूम से। और जब उन्होंने कहा, खत लिखा कि मुदाखलत हो रही है हजारों की तरफ से, फिर 6 जजेस ने, और फिर उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और खत लिखा कि मुझे कहा गया है कि मैं ये जो सर्विलियंस है या फोन रिकॉर्ड है, फोन टेपिंग है, इस मामले से मैं दूर रहूं। और उसका जवाब अटॉर्नी जनरल ने दिया अपनी ब्रीफ में कि वो उनको मैंने खुद कन्वे किया था, किसी अदारे ने कन्वे नहीं किया था। तो ये टसल बेसिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की है, जो चल रही थी काफ़ी अरसे से इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ। उसमें
मिसिंग पर्सन्स के केस भी शामिल हो गए। और उसमें बाबर सत्तार साहब एक ऐसे जज हैं जो कि जब वो जज के तौर पे अपॉइंट हो रहे थे तो उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी। तो इमरान खान साहब ने अपनी पार्लिमानी कमेटी से कहा था कि इनकी मुखालफत करनी है, क्योंकि ये रिपोर्ट कार्ड में आते थे और रिपोर्ट कार्ड में आके ये खास तौर पे जो पीटीआई का एजेंडा था उस वक्त का, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके वो गवर्नमेंट कर रहे थे, उसके ऊपर बाबर सत्तार साहब बड़े क्रिटिकल थे। और वो पीटीआई के बारे में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये फैशिस्ट जमात है, ये दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुनती, दूसरों के बारे में बात नहीं करती। बड़ा नोन एक पॉइंट ऑफ व्यू था। वो मज़ामीन भी लिखते रहे हैं काफ़ी इस तरह के। अब जब वो जज हैं और उनके पास सामने मुकदमात आते हैं तो वो उनके ऊपर भी उनकी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन होती है। वो उन्होंने अपनी जब ओपिनियन उसको सामने लाए तो उसके ऊपर एजेंसियों को काफ़ी परेशानी हुई कि ये बंदा जो है इस तरह की जजमेंट्स और कोई दे नहीं रहा। तो वो नदीम अफजल चंद साहब ने यही कहा था पिछले दिनों कि बाबर सत्तार साहब के बारे में हमने उस वक्त, जब वो मशीर थे इमरान खान साहब के, तो हमने कहा था इसकी मुखालफत ना करें। ये वो लोग हैं जो जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये काम आने वाले लोग होते हैं। अच्छा, तो आज बाज जर्नलिस्ट जिनको बैकग्राउंड का ही नहीं पता वो बाबर सत्तार को पीटीआई का के साथ नथी कर रहे हैं कि शायद वो इमरान खान की मोहब्बत में ये सारा कुछ कर रहे हैं। हालांकि वो अपने प्रोफेशनलिज्म और अपनी एक जो उनकी साख है उसके साथ उसके मुताबिक फैसले कर रहे हैं। अब उनके ऊपर इल्जामात लग गए, दोहरी शहरियत का भी इल्जाम लग गया। उनकी फैमिली के कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स जो थे वो भी उसके ऊपर डाल दिए गए सोशल मीडिया पे। तो जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो समझते हैं कि ये रिवेंज था एजेंसियों की तरफ से जो बाबर सत्तार के साथ किया गया ये सारा मामला। अब बाबर सत्तार के ऊपर ही फैसल वोडा साहब ने और दूसरे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी कि अगर मतलब अदारों की ये पगड़ियां उछालेंगे तो फिर इनकी पगड़ियों के फुटबॉल बना दिए जाएंगे। उसके ऊपर कल अतर मिनल्ला साहब ने, जो कि एक और मुकदमे की समाअत कर रहे थे जिसमें बानी पीटीआई थे जिनकी फोटो का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी नैब के केस की समाअत के दौरान अतर मिनल्ला साहब ने उसका जवाब दिया कि अब अटॉर्नी जनरल से कहा कि अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अपनी, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट का नाम तो नहीं दिया, उन्होंने कहा कि अब प्रॉक्सीज के जरिए हमें जवाब दिया जा रहा है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह का जस्टिस मंसूर भी इस तरह की बातें पहले कर चुके हैं। तो अब ये एक यूनिक केस है कि पहली दफा, पहले तो सियासतदानों को कटहरे में खड़ा किया जाता रहा है ना हमेशा, जैसे आपने तलाल चौधरी दूसरे लोगों का जिक्र किया। अब ये पहला मौका है कि एजेंसियों के जो फ्रंट मैन है उनको बुलाया जा रहा है एक तरह से। उसमें मुस्तफ़ा कमाल भी हैं, उसमें फैसल वोडा भी है, उसमें गवर्नर भी, वो उनको तो नहीं, अभी तक गवर्नर को एक इस्तिस्ना हासिल होती है, गवर्नर को तो नहीं बुलाया गया लेकिन इन लोगों को बुलाया गया। अब उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिए गए हैं, वो अपने मौक़िफ़ में क्या कहते हैं। वैसे वोडा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो बड़ी बच बचा के की थी। उसने स्पेसिफिकली ना किसी का नाम दिया था ना किसी अदारे का नाम दिया था, वो अलामती एक शायरी टाइप था। इसी तरह मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा कि दोहरी शरीयत, वैसे तो बात दुरुस्त है, अगर एक एक पार्लियामेंटेरियन को आप बाउंड करते हैं कि उसकी दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए, तो एक जज जिसने पार्लियामेंटेरियन के मुस्तकबिल को तय करना है उसकी भी दोहरी शरीयत नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें तो अब खुली हैं, तो बहुत अच्छा सारी। अच्छा, सजाद साहब ये बताइएगा, ग्रीन कार्ड होना दोहरी शहरियत है क्योंकि उनके पास पासपोर्ट नहीं, ग्रीन कार्ड है और उन्होंने उसको डिक्लेयर कर दिया था, तो ग्रीन कार्ड एक किस्म की रेजिडेंसी होती है। और ये जो पिछले दिनों दुबई लीक्स आई है, आपको पता है कि दुबई में प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको रेजिडेंसी अकामा लेना पड़ता है। इसका मतलब है कि बिलावल के पास भी अकामा है, आसफा के पास भी अकामा है, मोहसिन नकवी साहब के पास भी अकामा है, जिन जिन के नाम है सबके पास अकामे हैं। तो अपने अपने बेनिफिट के लिए तो बैरून मुल्क जो भी इस किस्म की चीज मिलती है लोग ले लेते हैं। इसको इतना बुरा क्यों समझा जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती। ऋषि सुनैक नहीं, जो है
वो इंडियन निजाद हैं, बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। सादिक खान जो है वो भी पाकिस्तानी निजाद है, लेकिन वो तीसरी दफा लंदन के मेयर बन चुके हैं। तो ये पाकिस्तान में क्या है, अजीबोगरीब डुअल नेशनैलिटी का शोशा छोड़ा है। ये डुअल नेशनैलिटी, ये ओवरसीज की जो रेमिटेंसेज आ रही हैं मुफ्त में आपको, उससे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को कितनी बड़ी सपोर्ट है। लेकिन बस वो जिसको बदनाम नसीम करना साहब, होता है वो नहीं डुअल नसीम नेशनैलिटी साहब, के चक्कर निकाल नहीं लेते हैं। जी नसीम सजाद साहब, साहब। ये जो दोहरी शरीयत का मामला है ना, ये तो अभी तो शुरू नहीं हुआ। ये इसके चक्कर में बहुत सारे एमएनएस को डिस्क्वालीफाई किया गया था, आपको याद होगा। बहुत सारे एमपीएस डिस्क्वालीफाई हुए थे, और उस वक्त भी बाज लोगों ने कहा था कि ये इसको इस तरह से ना लें, लेकिन इफ्तिखार चौधरी ने और साकिब निसार ने इसके ऊपर जारहाना फैसले किए हुए हैं। आपके पास एक नज़ीर है। दूसरी बात, जो आपके दुबई में जो जायदादों की बात है, तो ये पुरानी कहानी है सारी। ये जो बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को भी मिले हैं, वो उनके फैमिली की विरासत उनको ट्रांसफर हुई है, उन्होंने खुद नहीं खरीदे वहां पे। और ये जो नकवी साहब है, वो कहते हैं मैंने पिछले साल, इसी साल उसको उनको बेचा था, उनकी वाइफ के नाम पे थे। तो बेसिकली ये जो चीजें हैं ना, बाज़ औक़ात हम यकदम एक इशू बना देते हैं, उसकी बुनियाद पे नहीं जाते। ये जो इस प्रॉपर्टी लीक्स में आपको पता है कि 80% लोग फौजी हैं और सरकारी मुलाजम हैं, उनके नाम नहीं लिए गए। जो सरकार, जो पॉलिटिकल लोग थे, उनके नाम मंजरे आम पर आ गए, और उनको हमने डिस्कस कर लिया। मोहसिन नकवी अगर वजीर दाखिला ना होते तो शायद उनका जिक्र भी ना होता बीच में। तो बेसिकली ये हमारे कुछ लोगों के भी शोशे होते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जो क्वालिफिकेशन आप एक एमएनए की बनाते हैं और वजीर आजम की बनाते हैं कि उसके पास फलां ग्रीन कार्ड नहीं होना चाहिए या फलां कामा नहीं होना चाहिए, तो वो जज के पास भी नहीं होना चाहिए। अगर वो जज के पास है तो वो वजीर के पास भी होना चाहिए, वो वजीर आजम के पास भी होना चाहिए। एक एक यूनिफॉर्म कवानीन होने चाहिए मुल्क में ना। ये नहीं हो सकता कि एक आप पिक कर लें, एक आप छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा मौजू है, वो जो हम तौहीन अदालत पे थे, तो अब देखना है ये है कि इस तौहीन अदालत में से क्या निकलता है। वो अगर कह देंगे लिख कर के हमने तो अदालत की तौहीन नहीं की, और अगर अदालत समझती है कि कहीं कोई तौहीन हुई है तो हम सॉरी करते हैं, तो इसमें इस केस में क्या बचेगा? आपस की बात है। बाकी रहेगी बात अदारों की ताकत की, अदारों की मदाखलत की, तो वो तब तक जारी रहेगी, वो किसी अदालती फैसले से कम नहीं हो सकती। वो कम होगी जैसे लेजिस्लेशंस होती हैं। जैसे 18वीं तरमीम हुई ना, वफाक जो है वो मजबूर हो गया सूबों को पैसे देने के लिए। आज तक एस्टैब्लिशमेंट चीख रही है, वो कुछ नहीं हो। वो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को मिलके करनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट की जीत अब तक ये है, उनकी ताकत भी इसमें है कि वो सियासी जमातें आपस में मिलती नहीं है। वो सियासी जमातें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती, एस्टैब्लिशमेंट को बर्दाश्त कर लेती हैं बदकिस्मती से। तो ये उनकी कामयाबी है एस्टैब्लिशमेंट की। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम, वजीर आला साहबा ने जो वर्दी पहनी, जिसके ऊपर आप समझते हैं कि उनको एक्ट्रेस होना चाहिए, वैसे माफ कीजिएगा, इंडिया में और यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे एक्टर जो थे ना, वो बाद में सियासत में आए और उन्होंने सियासत में बड़े नाम पैदा किए, जिनमें मिस्टर रेगन भी है, जिनमें इंडिया में तो खास तौर पे आप देखें कि जो हैदराबाद दक्कन है, उसकी जो वजीर आला थी, समथिंग ललिता, क्या नाम था उन खातून का, वो एक्ट्रेस थी। अच्छा, इसी तरह वहाँ पे एक और सूबा है, वहाँ का एक चीफ मिनिस्टर वो एक एक्टर था। अब इंडिया में एक कॉमेडियन है, तो ये कोई फनकार होना या एक्टर होना या पॉलिटिशियन होना, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वैसे सियासतदान भी फनकार ही होते हैं। हमारे मुल्क में तो नहीं। जो हर आदमी, सियासतदान है फनकार ही हैं। देखें, शेक्सपियर ने कहा था कि हर आदमी, ये दुनिया एक स्टेज है जहाँ पे आके हर आदमी जो है वो अपने फन का इजहार करता है। तो वो सियासतदान हो, जर्नलिस्ट हो, वो आम कारोबारी हो, एवरीबॉडी हैज टू एक्ट इन हिज लाइफ। तो ये अच्छा कर रही हैं वो। देखें, पहली दफा ये हुआ है कि वो जो बेदिया कैंप में 200 से ज्यादा खवातीन पुलिस ऑफिसर जो हैं वो भी पास आउट हुई हैं। तो वो जो एक
पुलिस औरत ऑफिसर होती है खातून, वो एट होम फील करती है जब उसको लीड एक औरत कर रही हो, या उसकी सीएम किसी सूबे की वजीर आला हो और वो यूनिफॉर्म पहन के आ जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा, तीसरी बात क्या थी हमारे एजेंडे पर, वो तारक बशीर चीमा साहब की बात कर रहे हैं। देखिए, तारक बशीर चीमा साहब ना यूनिवर्सिटी जमाने से ही एक एग्रेसिव और एक इसी तरह की सियासत करते रहे, जिसको अपनी जिंदगी में भी वो ललकारते रहे लोगों को। उनका एक लाइफस्टाइल है इसी तरह का। जब उनके बेटे पे इल्जाम लगा था बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने उस वक्त भी सारे चैनलों पे आके कहा था कि वो इल्ज़ाम जो है एक आज़ादाना एक तहकीकात की जाए तो उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वो मेरी सीट के लिए, अगर मेरी सीट को खतरे में डालने के लिए उसको मिस यूज किया जाएगा उस मामले को, तो ये गलत है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो पीटीआई के लोग हैं ना, ये हर बंदे की तकरीर में मदाखलत करते हैं। जब भी कोई बंदा तकरीर कर रहा होता है तो उस पे जुमले कसते हैं बहुत बुरे तरीके से, तकरीर ही नहीं करने देते। बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसफ हो, कोई बंदा भी तकरीर कर रहा हो तो वो, हालांकि इनके लोग जब तकरीर करते हैं, गौहर अयूब तकरीर करता है, सॉरी क्या नाम उसका, गौहर अयूब का बेटा जो है उमर अयूब, उमर अयूब। या जो ये दूसरे इनके लोग जैसे गौहर खान एडवोकेट, वो बात करता है तो अपोजिशन गवर्नमेंट जो है वो सुनती है, वो कुछ ज्यादा मदाखलत नहीं करती। लेकिन आप, हमने देखा उस दिन पटेल तकरीर कर रहे थे तो उसके अंदर भी मदाखलत बार बार कर। तो खास तौर पे ये जो बीबी है ना रहीम यार खान की, सॉरी डेरा गाजी डेरा खान, इस्माइल खान की। डेरा 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 गाजी खान की है, डेरा इस्माइल खान की नहीं है, डेरा डेरा गाजी गाजी खान। खान की। तो इनका ये प्रॉब्लम है कि ये और पीटीआई के सारे लोगों का ये बुली करते हैं, और उसके साथ जब बुली की तो वो खुद एक उसी तरह का आदमी है, उसने जाके उसकी सीट पे जाके गाली दे दी। लेकिन वो औरत है, आप किसी मर्द को भी गाली नहीं दे सकते पार्लियामेंट में ना। तो उसका सजा के तौर पे स्पीकर साहब ने दो काम किए, बड़ा अच्छा काम किया। एक तो उससे माफी उसने मांगी, तारक बशीर चीमा ने खातून से, और दूसरा उनकी अगले इजलास तक की मेंबरशिप भी जो है असेंबली की, वो मनसूख कर दी कि वो असेंबली में नहीं आ सकते तारक बशीर चीमा साहब। और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के लोगों ने और मुस्लिम लीग नून के लोगों ने पीटीआई का साथ दिया इस सारे प्रोसेस में। और कल जो उनके एक जुनेद अकबर खान हैं, वो टेलीविजन चैनल पे कह रहे थे कि हम बहुत सेटिस्फाइड हुए हैं बाकी जमातों के इस तावन के। तो पार्लियामेंट के अंदर सारी सियासी जमातों को एक माहौल बनाना चाहिए। वो बिलावल भुट्टो साहब ने भी पिछले दिनों कहा था कि जब हम ही एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो हम बाहर किसको अपनी बात सुना सकते हैं। अच्छा तो सजाद साहब, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूं, क्योंकि आपका तजुर्बा माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। लेकिन इस्लामाबाद में प्रेस गैलरी मैंने बहुत ज्यादा कवर की है, मैं बहुत ज्यादा वहाँ बैठा रहता था। तो ये कहना कि पीटीआई वाले इस तरह करते हैं, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि जब पीटीआई की हुकूमत थी और कोई भी पीटीआई का अरकान खड़ा होता था बात करने को, वो फवाद चौधरी हो, मुराद सईद हो, असद उमर हो, तो मैंने देखा था कि नून लीग की खवातीन की तरफ से बहुत शोर मचाया जाता था। नून लीग के जो एमएनएस थे, खास करके गौहर जो है, वो तो इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि वो लैंग्वेज पार्लिमानी बिल्कुल भी नहीं होती थी। हाँ, दूसरी तरफ जो आपने बात की है, पीपल्स पार्टी का मैंने अक्सर रवैया देखा है कि वो जरूर पार्लिमानी और जमहूरी किस्म का होता है। गो के अपना सारे दौर में, इमरान खान साहब के दौर में, बिलावल भुट्टो उनको सिलेक्टेड वजीर आजम कहते रहे, लेकिन फिर भी उनमें कुछ जमहूरी रवायात नजर आती हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि पीटीआई इस तरह करती थी, नहीं। मैंने बहुत देखा है कि नून लीग भी जो है वो बहुत बदतमीजाना किस्म की अल्फाज इस्तेमाल करने, शोर मचाने, किसी को लेकिन उसका तकरीर नहीं फायदा, करने देनी। देखिए जी उसका फायदा कोई नून लीग को तो नहीं मिला ना, ना पीटीआई को मिला। उसका नुकसान ही होता है पार्लियामेंट को। जी तो जी। पार्लियामेंट में सब लोगों को, अभी आपने पीपल्स पार्टी की थोड़ी बहुत तारीफ की है, तो ये तारीफ सबकी करनी चाहिए कि अगर सब एक दूसरे की बात सुने। अगर असेंबली हाल में एक दूसरे की तकरीर ही नहीं सुनी जाएगी तो फिर क्या उसका फायदा, क्या उसका आउटकम नहीं नहीं, क्या मैं तो बिल्कुल इस बात का हामी हूं। मैंने तो है। हमेशा ये बात की है कि तो अवाम ने दूसरी इन बात यह है, नुमाइंदों को दूसरी बात, अपने जो मसाइल है वो हल करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर भेजा है। ये कागज फाड़ना, ये शोरो गोगा करना, ये किसी तरह भी जायज नहीं है, क्योंकि अवाम आपको वोट दे के भेजती है कि आप उनके लिए
वहां पे जाके लेजिस्लेशन करेंगे, उनके लिए कोई काम करेंगे, और इस तरह अगर शुरू गोवा करते रहेंगे और गैर रवायती हरबे इस्तेमाल करेंगे तो ये किसी भी जमात की तरफ से बिल्कुल नहीं होने चाहिए। जी हाँ सजाद साहब, आप नसीम वो साहब, मेरा अपना ख्याल का वक्त काफी हो गया, कल फिर हमने मिलना है, तो आज इजाजत लेते हैं, मेरा ख्याल। खुदा हाफिज। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।